नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। आज कहानी एक ऐसी शख्सियत की जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं दोस्तों। वो जिसने पहलगाम के आतंकियों को ठिकाने पहुंचाने में सबसे बड़ा दिमाग लगाया। वो जिसने ऑपरेशन सिंदूर की व्यूह रचना की। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की। इंडिया के टॉप स्पाई मास्टर, सुपर कॉप और 21वीं सदी के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोवल की असल कहानी जेम्स बॉन्ड की थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान आज भी इनके नाम से थर थर कांपता है। आज इन्हें देश का सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट कहा जाता है। कभी रिक्शा वाला, कभी मोची, कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक बन जाना, तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर उनसे उनकी सारी जानकारी निकाल लेना। अपनी इसी क्षमता, इसी कैपेसिटी के बलबूते और बुद्धि के दम पर वो देश के बड़े बड़े दुश्मनों को घुटनों पर ले आए। आज अजीत डोवल की उम्र लगभग 80 साल हो चली है, लेकिन जब भी हम उनको टीवी या किसी इवेंट में देखते हैं तो आज भी वो उतने ही फिट नजर आते हैं। तो यहाँ सवाल यह है कि आखिर उनमें ऐसी क्या खूबियां रहीं जिसकी वजह से उन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। तो आइए बिना देर किए अजीत डोभाल की जिंदगी को आज करेंगे डी कोड। दोस्तों, साल था 1945 और तारीख 20 जनवरी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अजीत डोभाल का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ। उनके पिता मेजर जीएल डोवल इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे। अजीत डोवल की शुरुआती पढ़ाई भी एक आर्मी स्कूल में ही हुई। अपने कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। 22 बरस की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मास्टर्स खत्म करते ही उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में इसे क्वालिफाई कर इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन भी कर लिया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजीत डोभाल पढ़ने में शुरुआत से ही काफी तेज थे। 1968 में उनकी पहली पोस्टिंग केरला काडर में एएसपी के तौर पर हुई। उनकी पोस्टिंग के कुछ ही समय के बाद केरल में एक बेहद अनफॉर्चुनेट घटना हुई। असल में 28 दिसंबर 1971 को केरल के थलसेरी गांव में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच कुछ अफवाहों को लेकर कम्युनल टेंशंस बढ़ने लगी। 1972 के फर्स्ट वीक तक आते आते इन टेंशंस ने एक फुल ब्लोन हिंदू मुस्लिम राइट्स का रूप ले लिया। पूरे इलाके में तनावपूर्ण हालात बन गए। दोनों तरफ से वायलेंस, लूटपाट और चोरी चकारी बढ़ती जा रही थी। हालात को काबू से बाहर निकलता देख देश के उस वक्त के होम मिनिस्टर के करुणाकरण एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की तलाश करने लगे जो इन राइट्स, इन दंगों को कंट्रोल कर सके। कुछ ही समय के अंदर अंदर एसपी के पद पर कोट्टयम में तैनात एक यंग और स्मार्ट पुलिस ऑफिसर यानी अजीत डोवल होम मिनिस्टर करुणाकरण की नजर में आ चुके थे। अजीत डोवल को सर्विस में आए अभी 3 साल भी नहीं हुए थे दोस्तों, लेकिन उनके कामकाज से उनके चर्चे अभी से ही दूर दूर तक फैलने लगे थे। उनके सीनियर्स ये जान चुके थे कि उनमें कुछ तो खास है। इसी के चलते करुणाकरण उन दंगों को काबू में लाने के लिए अजीत डोवल को चुनते हैं। बस फिर क्या था, अजीत डोवल ने कुछ ही दिनों के अंदर दोनों कम्युनिटीज के लोगों को समझाया और न सिर्फ इन दंगों को शांत किया बल्कि उन लोगों पर ऐसा जादू चलाया, ऐसा जादू चलाया कि वो लोग एक दूसरे के लूटे हुए सामान को भी वापस करने के लिए राजी हो गए। यानी जो काम पूरे स्टेट की पुलिस नहीं कर पा रही थी वो अजीत डोवल ने खुद अकेले कर दिखाया। उनके इस पराक्रम के चर्चे केरल से लेकर के दिल्ली तक होने लगे। देखते ही देखते अपने इसी हुनर की वजह से वो दिल्ली में बैठे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की नजर में भी आ गए और तभी उन्हें सेंट्रल सर्विसेज के लिए केरल से दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में उन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में डेप्यूटेशन के लिए भेजा गया। इसके साथ ही उन्होंने इतनी कम उम्र में जासूसी की दुनिया में रखा कदम और यहीं से एक यंग आईपीएस ऑफिसर का इंडिया का स्पाई मास्टर बनने का सफर हो गया शुरू। आइए अब उनके इस रोमांचक सफर पर भी एक नजर डाल लें। तो दोस्तों, लगभग 7 साल की पुलिस सर्विस के बाद अजीत डोवल आईबी में नियुक्त हो जाते हैं। शुरुआत में कुछ समय के लिए उन्हें डेस्क वर्क सौंपा जाता है। इत्तेफाक की बात तो देखिए, 1970s में भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी का माहौल था।
वहां के स्टेट्स खुद के लिए एक इंडिपेंडेंट नेशन की मांग कर रहे थे। अगर बात करें मिजोरम स्टेट की, तो वहां एक सेपरेटिस्ट लालडेंगा की लीडरशिप के अंडर इंस्टेबिलिटी अपने पीक पर थी। यहां पर अपनी एक अलग पैरेलल सरकार चला रहा था लालडेंगा। मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम को इंडिया से अलग करने की मांग कर रहा था। दिल्ली में बैठी इंडियन गवर्नमेंट के लिए यह सिचुएशन बेहद नाजुक थी। ऐसे में आईबी ने तय किया कि उनका कोई ऑफिसर मिजोरम जाएगा, इन इंसर्जेंट्स को शांत करने की कोशिश करेगा, लेकिन सवाल था कि यह करेगा कौन। अब जवाब केवल एक ही था, अजीत डोवल। अजीत डोवल अपनी शादी के कुछ ही महीनों के बाद अपने काम पर वापस लौटे थे। जब उन्हें मिजोरम के हालात का पता चला तो उन्होंने खुद आगे आकर वहां जाने की बात कही। सभी को कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा था कि अब हालात ठीक हो जाएंगे। सबको कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा था सिचुएशन सॉल्व होकर रहेगी। खैर, वहां जाकर अजीत डोभाल ने खास रणनीति बनाई, एक एक करके सभी दुश्मनों को ढेर किया। असल में लालडेंगा अपना आतंक अपने 7 कमांडर्स के बलबूते पर फैलाता था। ये 7 कमांडर्स लालडेंगा की सबसे बड़ी ताकत होने के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थे दोस्तों। और अजीत डोभाल ने उनकी इसी कमजोरी पर वार किया। 7 में से 6 कमांडर्स को अलग अलग तरह का लालच दिया, दिलासा दिया, फिर अपनी तरफ शामिल किया। यहां लालडेंगा को जब पता चला कि उसकी असल पावर तो हाथ से चली गई है, तब उसे भारत सरकार के सामने घुटने टेकने पड़े। कुछ समय के बाद लालडेंगा और भारत सरकार के बीच पीस टॉक्स कराई गई। इसी के साथ मिजोरम के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को खत्म किया गया, वहां चुनाव करवाए गए और आखिरकार अजीत डोभाल का यह मिशन कामयाब रहा। मिजोरम के इंडिया के साथ एक्सेशन में अजीत डोभाल के कंट्रीब्यूशन के चलते उनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा गया। इतने कम सर्विस ईयर्स में अजीत डोभाल ऐसे पहले ऑफिसर थे जिनको इस पदक से सम्मानित किया गया। खैर, मिजोरम के बाद ऐसा ही कुछ सिक्किम में भी हुआ। सिक्किम तब तक इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बना था। सिक्किम के राजा इंडिया के साथ विलय नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर अपनी चाणक्य नीति के बलबूते अजीत डोभाल ने सिक्किम को इंडियन यूनियन के साथ सक्सेसफुली मर्ज करके दिखाया। खैर, 1970s के एंड तक आते आते नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन तो स्टेबल हो चली थी, लेकिन अगले दशक में पंजाब में कुछ नई टेंशन्स उबाल ले रही थी। पंजाब में खालिस्तानी मिलिटेंट्स अपने अलग देश खालिस्तान की मांग करने लगे। मिलिटेंट्स के गुट अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना सेफ शेल्टर बनाकर पूरे शहर में आतंक फैलाने लगे। चीजें काबू से बहुत ज्यादा बाहर होने लगी। 1984 आते आते ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत आ गई। इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स ने गोल्डन टेम्पल को मिलिटेंट से मुक्त करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और उन मिलिटेंट्स को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद भी गोल्डन टेम्पल पूरी तरह मिलिटेंट से मुक्त नहीं हुआ। इस प्रॉब्लम का पूरी तरह सफाया करने के लिए 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल की बेहद अहम भूमिका रही दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बचे हुए मिलिटेंट्स की जानकारी निकालने के लिए उन्होंने एक रिक्शा पुलर का भेष बनाया। इतना ही नहीं, इस भेष के साथ उन्होंने उन मिलिटेंट्स पर ऐसा जादू चलाया कि वो ये मानने के लिए तैयार हो गए कि ये रिक्शा पुलर एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो उनकी मदद के लिए आया है। बस फिर क्या था, इसी बात का फायदा उठाकर अजीत डोभाल ने उन मिलिटेंट्स के साथ गोल्डन टेम्पल के अंदर रहकर उनकी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की और इंडियन आर्मी को सौंप दी। इसी जानकारी के आधार पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया गया और अजीत डोभाल इसे पार लगाने में कामयाब भी रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यह शायद अजीत डोभाल के वर्क फ्रंट का सबसे क्रूशियल प्रोजेक्ट रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, 1972 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। यह टेस्ट सक्सेसफुल होते ही पाकिस्तान मानो तिलमिला गया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर AQ खान ने पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए चाइना और फ्रांस से मदद मांगी। फ्रांस को जैसे ही पाकिस्तान के एंटी इंडिया एम्बिशंस की भनक लगी, वैसे ही वो उस प्रोग्राम से पीछे हट गया। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ा। उधर नॉर्थ कोरिया भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसकी मदद कर रहा था।
जैसे ही इस चीज की खबर इंडियन पीएम इंदिरा गांधी को लगी, उन्होंने पाकिस्तान के इन सभी गतिविधियों को ट्रेस करने के लिए अपना स्पाई नेटवर्क पाकिस्तान और चाइना में बिछा दिया। अजीत डोवल को पाकिस्तान भेजा गया। वो एक बेगर यानी भिखारी का भेष बनाकर पाकिस्तान के कहूटा शहर पहुंचे। उनको शक था कि यहां खान रिसर्च सेंटर नाम के इंस्टीट्यूट के अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। वो इस सेंटर के बाहर बैठकर यहां आने जाने वाले सभी साइंटिस्ट को ट्रैक करने लगे, चेक करने लगे, लेकिन उससे उनको यहां पर चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई पुख्ता सबूत हासिल नहीं हुआ। तो उसके बाद ये उस बार्बर की शॉप पर गए जहां से वो साइंटिस्ट बाल कटवाते थे। वहां से उन्होंने उन हेयर सैंपल्स को कलेक्ट करके उन्हें इंडिया में टेस्टिंग के लिए भेजा और टेस्टिंग में पता चला कि वो हेयर सैंपल्स न्यूक्लियर रेडिएशन से एक्सपोज्ड हैं। यानी उनको यकीन हो गया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खान रिसर्च सेंटर के अंदर ही चल रहा है। अजीत डोवल बड़ी चालाकी से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की सभी डिटेल्स निकाल चुके थे। उन्होंने यह सब कुछ इंडिया में ट्रांसफर किया। उस समय इंडिया में इंदिरा गांधी को रिप्लेस करके मोरारजी देसाई भारत के पीएम बन चुके थे। अजीत डोवल ने उनको ये रिपोर्ट्स देकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेथड्स प्रपोज किए, लेकिन कई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उनको हर बार रिजेक्ट किया गया। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक तो नहीं किया, लेकिन इतने कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम की छोटी से छोटी जानकारी इंडिया तक पहुंचाने में अजीत डोभाल ने जो भूमिका निभाई, इसके बाद पाकिस्तान भी इंडियन इंटेलिजेंस का लोहा मान चुका था। खैर, इन सब के चलते हुए 1988 में अजीत डोभाल को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से नवाजा गया। आपको यहां जानना जरूरी है कि अजीत डोभाल ऐसे पहले पुलिस ऑफिसर थे जिन्हें यह मिलिट्री ऑनर दिया गया। इतना ही नहीं, 1990 में उन्होंने कश्मीर में बढ़ रही मिलिटेंसी को रोकने के लिए अपनी इन सटीक नेगोशिएशन स्किल्स का इस्तेमाल किया। उस दौरान कश्मीर मिलिटेंट्स के आतंक से बेहाल था, घिरा हुआ था। अजीत डोभाल ने यहां आते ही एक पाकिस्तान की तरफ से फंडेड कश्मीरी मिलिटेंट कूका पारे के दिमाग को इस तरह मैनिपुलेट किया कि कूका पारे पाकिस्तान का एजेंट तो था, लेकिन वो अजीत डोभाल से मिलने के कुछ ही दिन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करने लगा। यानी कूका पारे को भी उन्होंने अपनी ओर मिला लिया। इसके बाद 1996 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शंस कराए गए। इन इलेक्शंस में कूका पारे एमएलए की सीट भी जीत गया। अजीत डोभाल की इन शानदार नेगोशिएशन स्किल्स का एक और नायाब नमूना हमें IC-814 की हाईजैकिंग के दौरान भी देखने को मिला। जैसा कि आपने सुना ही होगा, इन हाईजैकिंग के पीछे ISI का हाथ था दोस्तों। वो चाहते थे कि अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए इंडिया उनके 100 खूंखार टेररिस्ट को छोड़ दे और साथ ही उन्हें $2 बिलियन पे भी करे। लेकिन यह जीत डोभाल को गवारा नहीं थी और दोनों ही साइड से उन पर प्रेशर भी बढ़ने लगा था। इन सब के बावजूद अजीत डोभाल ने एक बार फिर अपनी बातों के चक्रव्यूह से मिलिटेंट्स के मन में अपना डर बिठाया। नेगोशिएशंस के बाद 100 की जगह उनके कुल 3 आतंकवादियों को ही छोड़ा गया और एक पैसेंजर के अलावा उस फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स सही सलामत वापस घर लौट आए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अपनी हिम्मत और शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड के चलते अजीत डोभाल ने हाईजैकर्स की टर्म्स और कंडीशंस को बहुत ज्यादा टोन डाउन किया और इसी के साथ उनका यह ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सोर्सेस की माने तो 1971 से 1999 तक इंडियन एयरलाइंस की 15 हाईजैकिंग्स में से हर एक की टर्मिनेशन में अजीत डोभाल का एक्टिव कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन उनका यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। और वो कैसे, अब ये भी देखिए, जानिए, समझिए। तो दोस्तों, 7 साल पुलिस फोर्स और लगभग 30 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने के बाद जनवरी 2005 में वो IB के चीफ पद से रिटायर हुए। लेकिन इसके बाद भी देश की पॉलिटिक्स, एकेडमिक्स और खासतौर से नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। इस दौरान अजीत डोभाल ने कई रिनाउंड गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक्स में इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स पर लेक्चर्स भी डिलीवर किए। कई लीडिंग न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स में इंडिया की सिक्योरिटी से संबंधित आर्टिकल्स तक भी पब्लिश किए। दिसंबर 2009 में अजीत डोभाल ने एक लीडिंग पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की और इस तरह से वो अपने
पोस्ट रिटायरमेंट फेज में दुनिया के सामने खुलकर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करते नजर। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी के इस फेज ने एक बड़ा टर्न 2014 में लिया, जब भारत में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने अपनी सत्ता स्थापित की। 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें देश के 5वें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया। नेशनल एडवाइजर बनते ही उनके सामने इराक से सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ। असल में उस समय इराक में आईसिस का आतंक छाया था। जून 2015 में आईसिस ने इंडिया की 46 नर्सेस को तिकरित में बंदी बना लिया। एनएसए बनने के कुल 2 महीने के बाद अजीत डोवल बहुत खुफिया तरीके से इराक पहुंचे। वहां उन्होंने सरकार के साथ कोलैबोरेट किया। कुछ ही दिन के अंदर अंदर सभी इंडियन नर्सेस को आईसिस के चंगुल से छुड़ाया और वापस भारत लेकर के आए। इसके बाद भी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने इंडिया पर उरी और पुलवामा में 2 खूंखार आतंकी हमलों को अंजाम दिया। इन दोनों हमलों के रिस्पांस में भारत की ओर से जो सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, उन दोनों के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद अजीत डोवल ही थे। आपको याद होगा दोस्तों कि पुलवामा की सर्जिकल स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन पाकिस्तान के इलाके में जा गिरा और वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गए। जाहिर है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन अजीत डोवल ने यहां से अमेरिका फोन मिलाया और वहां से उनके काउंटर पार्ट ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया। कुछ ही घंटों के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन को बाइज्जत इंडिया को सौंपा गया। हालांकि पाकिस्तान इसे एक गुडविल जेस्चर का नाम देता रहा, लेकिन असल में यह सब अजीत डोवल के ही खौफ का नतीजा था। तो दोस्तों, किस्से कई हैं, कहानियां कई हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड की। इन कहानियों में राष्ट्रवाद है, इन कहानियों में देश प्रेम है, इन कहानियों में देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता के साथ साथ जिगरा भी है। तो दोस्तों, ये कहानी थी इंडियन जेम्स बॉन्ड की। आपने राष्ट्रवादी राशिद को बहुत प्यार दिया है, आगे भी देते रहें। न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।